जब आप संसद में रहती, जब आपने किसी भी मुद्दे पर अपनी बात उठाई, तो वो जो संवेदनाएं हैं, ये मेरा मतलब मुझे लगता है कि जब भी मैंने आपको देखा या किसी भी महिला सांसद को जब मैं देखती हूँ और दूसरे सांसदों को भी जब देखती हूँ, तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि ये जो संवेदनाओं का ज्वार है, इसको एक महिला आप जैसी सांसद जो हैं, उन्होंने बहुत खुले मन से एक्सेप्ट किया कि ये ज्वार है और उसको दिखाया। और वो जो पीड़ा जो आपने अभिव्यक्त की संसद के मंच से, उसमें वो जो उबाल है, वो जब नजर आया तो हमें लगा कि कोई एक प्रतिनिधि है जो इसकी बात करने वाला है। लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में जब हम देखते हैं, क्योंकि बंगाल जो है वो बहुत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक बॉर्डर का स्टेट है, पंजाब बॉर्डर का स्टेट है, गुजरात बॉर्डर का स्टेट है, लेकिन बंगाल की जो एक खासियत है उस मायने में, क्योंकि आपने महिला वाला मुद्दा छोड़ा तो मुझे थोड़ा सा भीतर तक गया। आज जो महिलाओं की स्थिति बंगाल में है, और ख़ास तौर से बॉर्डर स्टेट होने के नाते बांग्लादेश से ट्रैफिकिंग के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, गायों की स्मगलिंग होती है, लेकिन वो जो महिला वाला जो पक्ष है, उन सबके प्रति मुझे लगता है मेरी अपनी सहानुभूति एक महिला होने के नाते है। क्या ये पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि बिना इकोसिस्टम के सपोर्ट के ये तो संभव नहीं होता होगा, तो हम सीधे सीधे अगर बंगाल की राजनीति की बात करें, इस पक्ष से जो पक्ष आपके मन में उबलता रहा, जो आपने स्क्रीन पर दिखाया, जो आपने संसद में जब आप बोलती हैं तब दिखाया, और उसको कभी छिपाया नहीं, बहुत बेबाकी से आपने बोला, तो ये जो इकोसिस्टम है वो कैसे उसको सपोर्ट अभी तक करता जा रहा है, और क्यों स्थिति जो है वो कभी संभलने का नाम नहीं लेती? देखिए, मैं आपके साथ यहाँ कुछ खुशखबरी शेयर करने तो आई नहीं हूँ, ना ही मुझे कहते हुए बहुत आनंद होता है कि क्योंकि मैं ऑपोजिशन पार्टी के हूँ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं बीजेपी की हूँ, कब सांसद रही ठीक है, लेकिन अब तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ ना, तो हालांकि मैं हूँ ऑपोजिशन के, वहाँ के सरकार टीएमसी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कहने में बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो राज्य मेरा है, वो मेरा जन्म स्थान है। तो ये परिस्थिति अगर नहीं होती तो मैं शायद कभी राजनीति में नहीं आती। क्यों आऊं मैं? अच्छा खासा खाना पीना चलता था, जिंदगी ठीक ठाक चलता था, घर में कोई ऐसा झंझट कभी एहसास ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी। और राजनीति, नेता, ये सब से मेरा कोई कभी जिंदगी में लेन देन नहीं था, कभी कुछ नहीं था। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहां पहले एक शुरू में शब्द कहे थे रक्त रंजित पश्चिम बंगाल। फिलहाल आपको खुली आंखों में आपको रक्त दिखेगा नहीं, वहां पे दिखेगा नहीं। कैसे दिखेगा? एक तो एक डर, खौफ, घुटन, हर जगह पे घुटन तो है ही। समझिए आप, मैं आपको 4 स्टोरी यहां पे बता के जाती हूँ। स्टोरी इन द सेंस इंसिडेंट्स, 4 या 10 या 15 या 20 या 50 या 500 या 5000 घटनाएं यहां पे बता के जाती हूँ। आईपैड में भर भर के है, मतलब खत्म हो जाती है जीवी, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, आपका सुन के थोड़ी देर बैठना, आत्मस्थ करने की कोशिश करना, और उसके बाद घर जाके अपनी जिंदगी में लग जाना, यही है ना सबके लिए, भारत में यही है। लेकिन आप बस पश्चिम बंगाल में किसी भी एक समझो बीरभूम बोलो, मालदा बोलो, कहीं पे बांकुड़ा बोलो, कहीं पे भी बोलो, किसी एक टाउनशिप का या थोड़ा सा इंटीरियर गांव, बहुत इंटीरियर नहीं, आप वहां रहने वाले एक माँ हो, आपने बच्चे को बोला चल बाजार से थोड़ा 2-4 चीज लेके आ जा, इतना सा पैसा लेके आ जा। आप कुछ शुरू किए घर का काम, और आप देख रहे कि बच्चा, अरे यार मेरा बेटा तो आया नहीं अभी तक, एक घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए, इतना दूर कहां लग गया। इतने में आपको सुनने को मिलता है कि वहां दूर कहीं वो लंबे वाले बाजार के जाने के रास्ते में पेड़ है, वहां पे पेड़ पे एक लड़का लटका हुआ है, और कुछ लगा हुआ उसके बदन पे, कुछ कागजात लगा के, शक्ल पहचाना नहीं जा रहा है,
और कोई और चलते चलते बोल के गया, देख के आया, देख के आया, मेरा नहीं है, वो पीला रंग का शर्ट पहना हुआ है। तो आपको खाना बनाते बनाते थोड़ी देर बाद याद आएगा, अरे यार मेरा बेटा भी तो वही पीला रंग का ही आज शर्ट पहना था। तो आप क्या करेंगे एक मां होने के नाते? आप भागेंगे वहां पे, वहां जाके अगर आप देखते हैं कि वो आपका बेटा नहीं है, एक सांस लेंगे और आ जाएंगे घर, और थोड़ी देर अपेक्षा करेंगे आपके बेटे के लिए। और अगर वो बेटा आपका है तो ये है डिफरेंस। मैं आपको सुना के चली जाऊंगी, पूरे भारत के लोग ना सुनेंगे बैठे बैठे। हम लोग झेल रहे हैं। हम वही माताओं में से एक है जिनका बच्चा आज टंगा हुआ है कि नहीं, वो हम वेट कर रहे हैं। आज मेरा बच्चा गया नहीं, अभी तो नहीं, अभी भी है जिंदा। और ये लगातार चुनाव, चाहे पंचायत की चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे दूसरे चुनाव हो, ये चुनाव की जो राजनीति है इसका चक्र भी घूमता रहता है, और हिंसा और रक्तपात का चक्र भी उसी के साथ घूमता है, या इसके इतर है बात? आप लोगों को चुनाव के बारे में ज्यादा खबर पहुंचते हैं क्योंकि चुनाव के वक्त पूरे देश से अलग अलग पत्रकार वहां पहुंचते हैं, और जो पश्चिम बंगाल में विराजे हुए हैं उनमें से 2-4 लोगों के पास वो हिम्मत और साहस और क्या बोले, वो एकाग्रता है कि वो कुछ खबर निकलते हैं। बाकी आपको कहां खबर दिखता है? आपको तो चुनाव के समय जो ज्यादा बढ़ जाता है वो दिखता है। आप तो 5 राज्य के चुनाव देखे ना एक साल पहले, आप बताओ ना कौन सा ऐसा राज्य है वहां रूलिंग पार्टी, जो एग्जिस्टिंग पार्टी थे, वही रूलिंग पार्टी जीत गए। जीतने के बाद जो बीजेपी को वोट दिए हैं उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कॉमन लोगों को मार रहे हैं। जिन लोगों ने झंडा पकड़ा उसका तो गला काट के। ये जो सवाल है ये शायद सबके जहन में होगा सवाल, क्योंकि बीजेपी ने अब एक दर्जा हासिल कर लिया है कि वो एक बराबर की पार्टी है या दूसरे नंबर की पार्टी है वहां। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार जो रक्तपात की क्योंकि बात है, बीजेपी के कार्यकर्ता, युवा, और उसमें भी एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का जो टूल महिलाओं को जिस तरह से बना लिया है, जिसमें कि चाहे माइनर एज की महिला बच्ची हो या 80 साल की औरत हो, ये इस तरह से जो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का जो एक माहौल है बंगाल में, ये हमारी समझ से परे है कि इतना कैसे, क्योंकि बंगाल की भूमि जो कि विवेकानंद की भूमि की तरह हम जानते रहे, सुभाष की भूमि की तरह जानते रहे, राष्ट्रीय चेतना को जिसने एक धारा दी, आध्यात्मिक चेतना को धारा दी, उस भूमि को आज हम रक्त रंजित भूमि की तरह पहचान रहे हैं। और वो भी इस मायने में कि जो सबसे आसान टारगेट है उसको हम पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का टूल बना रहे हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो 3 साल का बच्चा, चाहे 4 साल का, 14 साल की बच्ची, 70 साल की लेडी, कोई नहीं छोड़े जाते, कोई नहीं रेप के लिए छोड़े जाते। ये सच्चाई है, आज भी पश्चिम बंगाल में ये सच्चाई है। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता की पत्नी हो तो बस आपको गैंगरेप तो करेंगे ही करेंगे, उसके ऊपर जाके थाने में बैठ के आप केस लिख ही नहीं पाएंगे। वहां आपको सबके सामने कहना पड़ेगा कि केस तो लिखेगा नहीं पुलिस। आप 15, 16, 17 जब तक हम आंदोलन करके भर भर के लिस्ट में आपको दे दूंगी, आप चाहे तो, मतलब एक हफ्ते में 3, एक दिन में 4 रेप, मोलेस्टेशन, गैंग रेप। आप लोग पूरे भारत में एक निर्भया, हमारे वहां पश्चिम बंगाल में कितने निर्भया आए गए, मर गए, रो के परिवार थक गए। मतलब प्रेग्नेंट वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती, डिसेबल्ड वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती। मैं अप्रैल की बात कर रही हूं, मई की बात कर रही हूं, अगस्त की बात कर रही हूं। कुछ मतलब
आप लोग को इलेक्शन के खबर दिखते हैं, बाकी खबर आप कहां जानते हैं? एक मैं बताती हूं ये सब कैसे हुआ है। ये रेप, ठीक है, हर किस्म की फेक आईडी वाले आपको पुलिस से शुरू करके डॉक्टर से शुरू करके सब मिलेगा। एवरीबॉडी, आईएएस आईपीएस कमीशन के लोग, सब फेक मिलेगा आपको। पश्चिम बंगाल में एक फेक ऑफिसर इन वेस्ट बंगाल, बस सर्च मारिए एक बार आपको दिख जाएगा। आधे से आधे रिपोर्ट नहीं होते, जो रिपोर्ट होते वही आपकी नींद उड़ा देने वाले हैं। एक फेक, उसके बाद रेप। आप बताओ, ये जो बहुत सालों से शुरू हुआ पैसा लेकर टीचर रखना, टीचर अपॉइंट करो आप पैसा देकर, तो जो एलिजिबल नहीं है टीचर बनने के लिए, शिक्षक, एक समाज को एकदम खत्म करने के लिए सबसे आसान उपाय है कि आप शिक्षा को खत्म ही कर दो बिल्कुल। तो शिक्षक रखे कौन लोगों ने? सीपीएम वाले ने रखना शुरू किया ये स्टाइल, शिक्षक रखना अपने लोगों से। उसके बाद गुंडों से परिचालना करना, उसके बाद जो चाहे जो करो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस तो लाइन लगाकर ऐसे हाथ फैलाकर बैठे रहते हैं। ट्रक के ट्रक, आप किसी भी दिन, मैं तो रास्ते में उतर जाती हूँ, फोटो उठाती हूँ, सोशल मीडिया में छोड़ देती थी, जाओ रास्ते में खड़े हैं ऐसे लाइन में लगाकर। केसेस तो लेंगे ही नहीं। अगर पुलिस केस ले लिया, कुछ दिन पहले की घटना, अगर पुलिस केस ले लिया तो वो केस के हिसाब से आपको 10 साल का जेल होता है। तो उसको पुलिस ने तो केस दर्ज करा दिया, उसके बाद जो कसूरवार है, जो आदमी ने किया है, उसके पूरे गैंग को तो बाहर छोड़ा हुआ है। वो आपके घर तहस नहस करके चले जाएंगे। जिन्होंने घर में थक गए हैं, जिन्होंने तकलीफ झेले हैं, उनको तकलीफ देने के लिए खुला छोड़ के रखा गया है। और ये समाज को बर्बाद करने का ये तरीका ममता बनर्जी के सरकार और ममता बनर्जी खुद सुनिपुण तरीके से करे जा रहे हैं। आज महामन्ना अदालत के जरिए हम थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में सांस ले पा रहे हैं। मैं नहीं कहूंगी जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। एटलीस्ट कभी कभार कुछ दिखता है कि ये नौकरी, जिन लोगों ने पैसा देकर नौकरी लिया है, उनका नौकरी जाएगा। अब आप मुझे एक बात बता दो, एक छोटा सा बच्चा क्यों स्कूल में जाएगा बोलो तो? उसके लोकेलिटी में आपको एक पतला सा लड़का दिन भर टुन रहता है, जापानी बाइक लेकर घूमता है, हीरोगिरी करता है, 2-3 साल में बड़ा घर मकान उनका बनता जा रहा है। तो 10-12 साल का बच्चा जो है वो कौन सा रास्ता अपनाएगा? आप बताओ मुझे। ये जेनरेशन देखो, ये रक्त रंजन, ये रेप, ये मर्डर, ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये फेक आईडीज, ये हर दिन का ब्लास्ट, मतलब ये जो क्रैकर्स के कंपनी के नाम से, फैक्ट्री के नाम से बेसिकली वह बॉम्ब बनाते हैं। हाँ, मद्रासा में बहुत भर के होता है, बाकी भी होता है बहुत ज्यादा। ये ब्लास्ट, ये फायर, एक और बहुत तगड़ा चीज पश्चिम बंगाल में होता है, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसी जगह, वहां बहुत सारे लोग बाहर चले गए राज्य छोड़कर, तो वहां एल्डरली पीपल, अकेले रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनमें से आपको हर महीने 2-2, 3-3 मिलेगा जो घर में आत्महत्या करके मर गए, नहीं तो उनके परिचारिका जो है उन्होंने मार दिया है, नहीं तो वो, क्योंकि घर कब्जा करना है, जमीन कब्जा करना है, घर कब्जा करना है। ये एक कितना बड़ा सा साजिश, मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी लोगों को दिखता है कि नहीं। ये पलायन की बात जो है, क्योंकि कल एक यहाँ पर विभाजन की जो त्रासदी है उस पर एक सत्र हुआ और एक फिल्म भी पांचजन्य ने बनाई, उस पर बात हुई, और वो अभी तक, मतलब वो रोंगटे जो हैं वो हमारे अभी भी ऐसा खौल रहा है अंदर उतना सा देख के ही। और आप लोग तो क्योंकि रोज जी रहे हैं उसको। तो पलायन की बात पर मुझे ये भी एक सवाल है कि पूरे देश में जब बात होती है तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात होती है,
उनके मसलों पर बहुत मुखर तरीके से कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा, क्या कहना चाहिए कि मॉडल है इस मायने में कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो जो त्रासदी झेल रहा है, वो जो पलायन की प्रक्रिया में आ चुका है, उस पर न मेन स्ट्रीम मीडिया में, न कहीं डिस्कोर्स में, न कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, न कहीं इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में क्यों बात नहीं होती। आपके यहाँ से तो महाश्वेता देवी जैसे लेखिकाएं हुई, 1084 की माँ, और बहुत सारा कुछ, मतलब इंटेलेक्चुअल वर्ग ने झकझोरा है हमेशा आत्मा को। लेकिन अब क्या दौर है, क्यों इन मसलों पर चुप्पी सी है कि नहीं है? पलायन का इश्यू बहुत गंभीर है। टाइम कितना है? हमें कोई अगर बता दे तो मेरे लिए आसान हो। करीब 1 घंटे का सत्र है अपना। अच्छा। तो आराम से हम लोग पलायन की बात अगर करना है तो मुझे मेरे विजन और मेरे सोच विचार के बारे में आपको थोड़ा सा कहीं कभार किसी से मिलेगा, किसी से नहीं मैच करेगा, ऐसा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में आज जिस तरह के पलायन हो रहे हैं, आप चाहो मालदा से बोलो या बहरमपुर, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। आप कैलकाटा में पाक साकस, मोमिनपुर, खिदिरपुर ऐसे जगह के बोलो। खिदिरपुर, मोमिनपुर में 4 दिन पहले घटना घटे हैं, हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं, 144 लगा दिए हैं पुलिस ने, और बाकी सब चुप है। देखो, मुझे इसके बारे में, आइन के बारे में 2 चीज कहना है। अगर ये बात कहीं ऊपर तक पहुंचती है तो बहुत अच्छा होगा। एक, जो एक्यूज्ड है उनके मुंह क्यों ढके रखना पड़ेगा? इतना सारा मॉडर्न चीज हो रहा है आज के। एक्यूज के मुंह खोल दो भाई, खोल दो। एक्यूज के नाम दे दो पेपर में, वो साबित होगा। अगर नहीं होगा, वो एक्यूज्ड ही है, अगर वो झूठे एक्यूजिशन है उनके ऊपर, तो छूट जाएंगे। एक ये है। दूसरा, हिंदू जब मार खाते हैं, मुसलमान जब घर जला के भगा रहे हैं हम लोगों को, तब वो रायट हो जाता है। इसीलिए वो न्यूज में क्यों नहीं दिखाता है? क्यों नहीं दिखाता है? ये एक चीज पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक अलग पहलू बताना चाहती हूं। पश्चिम बंगाल ऐसी जगह है जहां सिर्फ मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, मुसलमान को भी मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं ऐसा भी नहीं है, वहां पैसों का खेल है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस राज्य में इस तरह से सालों सालों से बना हुआ है कि आप गलत काम करो तो आप रूलिंग पार्टी के हो। सीपीएम वही करते थे, गुंडों को जेब में रखते थे, समय के समय बाहर निकालते थे, और बाकी बाहर किसी को दिखता नहीं था। ममता ने गुंडों को जेब में से निकालकर बाजू में सिंहासन पे बिठा दिए। इतना ही फर्क है। इसलिए गुंडागर्दी का स्टाइल थोड़ा सा बदल गया। वो जो सादगी का जो एक स्वरूप है उनका, एक सादगी से रहना जो दुनिया को नजर आता है, वो सब के बारे में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बोलने में। झूठेपन की मुझे पसंद ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। पलायन, मुझे पलायन करना पड़ा बांग्लादेश से। आई वॉज इन क्लास 7। मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। मेरे पिताजी बांग्लादेश के सिटीजन थे, अविभक्त बंगाल के। हम माता पिता सभी लोग थे। पार्टीशन से पहले दोनों ही आ गए थे, लेकिन पिताजी फिर से भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद चले गए थे बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में चले जाने के बाद वो अपना जमीन जायदाद, हम सबका, मतलब मेरे माताजी के परिवार का भी, पिताजी के परिवार का भी, सब चला गया। तो उसी को बस ढूंढ के अगर मिल जाए, अगर वहां पे मैं कुछ वापस कर सकूं, अगर मेरे पिताजी के भीटे माटी, हम लोग भीटे माटी बोलते हैं, भीटे माटी में मिट्टी पे हम अगर थोड़ा सा और देखते, अगर रहते, कुछ कर सकते। ऐसे कर करके कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश की जमीन पर उनका इतना टान, मतलब वो
फाइनली इधर से उधर भटकते गए और दिनाजपुर, बांग्लादेश में दिनाजपुर बोल के जो जगह है, वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल का भी एक अदर साइड, वहां पे ठहरे कुछ साल के लिए। आई वाज इन क्लास 7। मैं वहां गई, विंटर सेशन में छुट्टी में होता था ना हम लोग का, दिसंबर क्रिसमस हॉलीडे होता था, तो मैं गई वहां पे। मेरी माता जी बचपन से ही सिलाई का काम करके हमको पढ़ाती थी। मेरा जिंदगी बड़ा होना मेरे माता जी के सिलाई के काम से, और पिताजी छोटे मोटे नौकरी करते थे। माता जी सिलाई में बहुत अच्छे थे, तो कपड़े का पुतला बनाते थे। मोदी जी कह रहे थे ना उस दिन मन की बात में, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। माई मदर यूज्ड टू मेक सच डॉल्स, कपड़े का डॉल, बहुत अच्छा। तो हम लोग ऐसे काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो एक छोटा सा घर, मतलब एक छोटा सा घर, और मिट्टी से बना हुआ, साइड में इतना सा जगह कि थोड़ा सा मिट्टी में, वहाँ मिट्टी का क्या क्या बोलते हैं, उन मतलब अवन, मिट्टी का अवन, और वहां पे थोड़ा सा बेड़ा लगा हुआ, चूल्हा बेड़ा लगा हुआ है। और वह उसी इतनी छोटी सी टूटी हुई जगह को मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत तरीके से मिट्टी को लेप वेप के बना के रखते थे। और जो कमरा में हम लोग रहते थे, वो कमरा कितना होगा, यहाँ से इतना से उतना होगा, एक बेड घुसता है बस उतना ही। तो उसमें दीवार क्रैक थे, बहुत टूटे हुए थे। तो जिनके पास मेरी माँ सिलाई के कपड़े देती थी, वो 2-4 लोग फटाफट आए और आके बोला कि मेरे पिताजी को ठाकुर मोशाई कहते थे। सब लोग वहां पे, हिंदू लोग भी कहते थे, मुसलमान लोग भी कहते थे, और जिनके पास मेरी माँ काम करती थी वो मुसलमान ही है, तो मुसलमान का ही दुकान है। तो उन्होंने आया, बोले कि ठाकुर मोशाई पिताजी को, क्योंकि पुजारी का काम करते थे मेरे पिताजी उस समय। तो हमारे घर में बहुत सारे इंजीनियर्स भी पुजारी का काम करते थे। तो गए तो बोला ठाकुर मोशाई रूपा को निकालिए जल्दी से, रूपा और भाभी को 2 बुरखा ला के दिए। 2 बुरखा ला के दिए, और मतलब मुझे कहा गया कि आप कुछ नहीं करो, बस 2 किताब लो, कुछ नहीं लो, बस निकल जाओ यहां से। क्योंकि बाहर, वो घर के बाहर टांग डूंग दाम दुम आवाज आ रहे, शाबुल वगैरह लेकर घर तोड़े जा रहे। क्योंकि उनको सबको पता है कि वहां से आ नहीं पाएंगे, वहां चारों तरफ घर है, और सिर्फ मेरे घर के पीछे एक जगह है जहां पे वो सब थोड़ा सा जंगल वगैरह था। इतना सा ही सब रेडी होके तैयार कर रहे हैं मुझे किडनैप करने के लिए। बुरखा पहना, एक छोटा सा थैली, तब तो कपड़े की थैली होती थी हम लोग की, कपड़े की थैली उठाई, 2-4 किताबें, जो किताबें लेना था वही लिए। मैं और मेरी माँ भागी बुरखा पहन के, और थोड़ा सा चल के जाके वहां रास्ता, अब बांग्लादेश गए होंगे आप जानते होंगे, दूर दूर तक आपको जमीन खेत दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे। वहां हमारे घर से बहुत दूर जाना पड़ा, दिनाजपुर बस स्टॉप तक। हम जा रहे, सामने 2 रिक्शा, बुरखे में बैठे हैं लोग। मैं और मेरी माँ एक रिक्शे में बुरखे में बैठे हैं, पीछे 2 और बैठे हैं बुरखे में, एक और रिक्शा, 3 रिक्शा जा रहे हैं। उस क्लास 7 की लड़की के दिमाग, हालांकि मैं कलकत्ता में पली बड़ी हुई हूं, अब सोचो, मैं उस वक्त सोच रही थी कि जो मुझे घर से किडनैप करने आए थे वो किडनैपर्स हैं, आज जो मुझे लेके अभी बस स्टैंड पहुंचाने के नाम से निकले हैं, सामने जो पीछे बैठे वो किडनैपर्स हैं। मी एंड माई मदर वी डिडंट नो, बट हम लोगों को पहुंचा दिया गया बस स्टॉप में। रात की बस, आप जानते होंगे, हर ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस बस रात को ही छोड़ते हैं। रात की बस छोड़े, हम लोग बीच पूरी रात जाके हम ढाका पहुंचे। ढाका में मेरे रिश्तेदार लोग हैं, तो वहाँ मेरी माँ और माँ, पिताजी को उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरी माताजी उस जगह पे दोबारा वापस नहीं जा पाई। पिताजी को भी थोड़ी देर में उतना सा जगह भी वो अपना नहीं था, किराए पे था, छोड़ के कहीं और जाके बसना पड़ा। और मैंने जब महाभारत करते हुए ठान ली थी कि पिताजी को लेके आऊंगी पश्चिम बंगाल में, तो लेके आई थी। और उसके बाद कभी
जाने नहीं दिया, वीजा बढ़ा बढ़ा कर पिताजी को वहां रखते थे। तो मैं आपको कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कहना चाहती हूं, ये जो हिंदू के घर 4 दिन पहले जलाए हैं जो मुसलमान लोगों ने, उनको अन्याय करने दिया किसने? दिया किसने? वो मोमिनपुर इलाका, वो पूरा खिदिरपुर इलाका का नेता कौन है? बबीर हाकिम जी। अन्याय करने दिया किसने? अगर लॉ एंड ऑर्डर सही करते, अगर हिम्मत रहते उनका, तो सही लोगों को पकड़ के जेल में भर्ती करते थे, थाने में भर्ती कराते थे। क्यों नहीं कराते? क्यों हमारे राज्य प्रेसिडेंट को, बीजेपी के सारे लोगों को रोक देते वहां जाने के लिए? तो आप छोटी उम्र से चुन चुन के लोगों को अनपढ़ रखोगे, उनको आप सिखाओगे कि आप बंदूक पकड़ो, गोली बनाओ, आप जाके वहां पे बारूद बनाओ, गोला बारूद बनाओ। आपके घर पे 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे होते, 2 मरते तो कोई चिंता नहीं है। रूपा जी, अब ये सवाल जो आप जब आपसे सुनते हैं ये सब बातें और तमाम, क्योंकि बंगाल का एक अलग धारा चल रही है, अब इस धारा का क्या समाधान कुछ समझ में आता है? क्योंकि जो रग रग में चला गया है, भ्रष्टाचार है, व्याभिचार है, ये जो सब रग में चला गया है, अब उसका समाधान कहां से निकलेगा? क्या राजनीति समाधान निकालेगी? क्या वोटर्स, आपको लगता है कि इतनी ये समझ है कि वोटर्स निकालेंगे समाधान, या वोटर्स का अपना हक जताने का माहौल भी उन्हें कभी मिलेगा? कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। नहीं, 21 के बाद तो ये पता चल ही गया है कि आप कहीं पे भी अगर टीएमसी में वोट नहीं दो, तो अगर आप किसी और को वोट दो तो आपका जिंदा घर पे वापस आना मुश्किल है। ये तो पता चल ही गया है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर घर से ना निकलो तो सेफ हो। और मैं आपको आपके जरिए सबको जानकारी के लिए कहना चाहती हूं, बुद्धिजीवी जो हम कहते हैं अक्सर पश्चिम बंगाल में, आप अगर उनके नजरिए से हर चीज देखो, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे ऑब्जर्व करना ही मेरा काम था। क्यों बोलो तो मरने आए कोई बाहर, हम जैसे कितने गधे हैं जो ऐसे मरने आएंगे बाहर, मार खा के, ब्रेन हेमरेज मल्टीपल करा के। कौन करेगा? क्यों करेगा? आप पर भी हमला हुआ, बहुत जोरों से हमला हुआ, मल्टीपल ब्रेन हेमरेज, मल्टीपल ब्रेन हेमरेज। तो फिर वो करेज वापस कैसे? आंखों का एक पोर्शन मुझे यहां पे दिखता नहीं है, करे कैसे? मैं बताती हूं आपको। जो मेरे लिए जो समाधान दिखता है वो बाकी सबको शायद दिखता नहीं। खैर, वो ये मंच नहीं है वो कहने के लिए। मुझे लगता है 355 एकमात्र उपाय है। खैर ठीक है, ये सही जगह नहीं है ये सब बात उठाने के लिए। मैं बस इसको एक समाप्त करने के लिए कहना चाहती हूँ, ये मंच बहुत खुला मंच है। कल जब किरण जी आए थे, रिजिजू जी आए थे, उन्होंने मेरे ख्याल में जितना खुल के शायद इस मंच पे कहा होगा उतना हमने शायद कभी नहीं सुना उन्हें कहते हुए। देखिए 355 एक बहुत कठिन डिसीजन है, ऐसा हमारा पार्टी सोचता नहीं है। तो लेकिन हमको ये लगता है कि कितने मरने के बाद हम उसको आहुति देना बोलना बंद कर देंगे। और ये जो एक स्टैंडर्ड रूल है ना कि आप नेता हो तो आपको एक अलग ढंग से चलना पड़ेगा। मैं बचपन से वैसे थी नहीं, मैं इसलिए उल्टा पलटा सोच सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपकी आंखें बार बार भर आती हैं। देखो हम जैसे लोग, हम लोग कैसे हैं, मैं आज भी, आज के तारीख भी कलकत्ता में कहीं दूर जाती आती हूँ, कहीं पे भी रात के वक्त अगर वापस आती हूँ तो गाड़ी रुकवा देती हूँ। अगर मुझे कोई बच्ची और कोई लेडी, कोई छोटा सा कोई टीम खड़ा है, बच्ची खड़ी है कोई, तो वो रास्ते में खड़े हैं, बस नहीं आ रहे, रात हो गए, कहीं होते हैं ना शादी वादी में गए हैं, लेट हो गया बेचारे, कुछ नहीं मिल रहा है वापस घर जाने का, तो मैं डिटूर करती हूँ उनको घर पहुंचाने के लिए। उठाती हूँ जितना तक गाड़ी में बोलती हूँ आ जाइए, जितना तक हो सके मैं पहुंचा देती हूँ,
जहां आपका रास्ता है, क्योंकि अगर मैं इस तरफ जा रही हूं तो मेरे इस तरफ लोग खड़े हैं, तो मतलब इसी तरफ जा रहे हैं लोग ना, बस के लिए वेट कर रहे हैं या टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं। आज भी करती हूं। नेताओं को ये सब शोभा नहीं देता। नेता को पता है बड़ा शक्की बनना पड़ता है नेताओं को। मैंने बात आपसे, आपको याद हो तो मैंने वहीं से शुरू की थी कि जो भावनाओं का ज्वार है जो आप में दिखता है, या कहते हैं कि महिलाओं में शायद ज्यादा वो ज्वार होता है, ये कितना सच है कितना गलत है वो बात अलग है, लेकिन वो ज्वार है वो कुछ में बचा है और बहुतों में नहीं बचा है। क्या ये भी मुश्किल है राजनीति में? और दूसरा प्रश्न इसी से एक बात जोड़ते हुए आपसे पूछूंगी मैं कि पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर पूछूंगी उस वाली बात। मुझे मैं आपको बताती हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि जो भावनाओं में उमड़ता हुआ जो सरेराह दिख जाता है वो कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है, वो हमेशा ताकत का प्रतीक है कि आप दिखा सकते हैं अपनी संवेदनाएं, लोगों को बता सकते हैं, जता सकते हैं। आप मैंने कुछ 30-35 मर्डरर और रेपिस्ट को अरेस्ट करवाया पश्चिम बंगाल में। मैंने 1.5 साल वहां पे मुझे काम करने का मौका मिला था। मैं 1.5 साल काम किया पश्चिम बंगाल में, 2015, 2016, 16 के 17, 2.5 साल, 17 के बीच से वो अलग अलग बच्चा पचा ट्रैफिक की ये सब केस डालकर मुझे उनको मतलब पश्चिम बंगाल से, खैर वो बात छोड़ी। वो 2.5 साल में मैंने 35 रेपिस्ट एंड मर्डरर मिलाकर अरेस्ट किया। तो 35 घर, वो 35 परिवार, उसके बाद जो मैंने आंखों से देखा, उनके साथ बैठ के मैंने समय बिताई। उनके घर में जो किसी ने सोचा नहीं कि मैं वहां पे जाके रह सकूंगी, जिसका बाथरूम का दरवाजा ही नहीं है, पर्दे टांग के बाथरूम करना पड़ता है। मैं तो ऐसे चली गई थी, अवस्थान के कर दिए, और वो वही की माता बहन की साड़ी पहन के रह रही हूं। वो साड़ी कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं पहन लूंगी। वो उनके बाथरूम में मैं चली जाऊंगी, 2 दिन रहूंगी वहां उनके घर पे, कोई समझा ही नहीं सकता। लेकिन मैंने वो देखा, उनका रोना, उनकी मां का बिलपना मैंने देखा। और मैं बचपन से बहुत, हम लोग गरीब थे, तो क्या था ना, उसके बाद परिवार में सारे इंजीनियर डॉक्टर बन गए। तो मैं कलकत्ता के बारे में आपको बता सकती हूँ क्यों ये डिफरेंसेस है। हम लोग धीरे धीरे सब कुछ बना लिए। हम लोग नौकरी करते थे, मेरे पूरे परिवार डॉक्टर इंजीनियर होने के नाते। आप जानते हो हम लोग व्यवसाय में नहीं थे, साधारण नौकरी वाले लोग होते थे। तो साधारण नौकरी वाले लोग विथ लॉट ऑफ वैल्यू सिस्टम, बांग्लादेश से भाग के आना बहुत कठिनाई से, जो भी भाग के आए, पाकिस्तान से भी जो भी भाग के, एक ही कमरे में 10 लोग रहते हैं, ये सब कॉमन है, हर जगह पे कॉमन है। हमारे परिवार में भी वही कॉमन था। तो वो करते करते जो वैल्यू सिस्टम के साथ पैसे देखे, बड़े हुए, 4 वक्त खाना मिला, हमको बाथरूम मिला, लेकिन हम वो दुख दर्द नहीं भूले। लेकिन कलकत्ता शहर के कई लोग जो यहीं के थे, बचपन से सब सुविधाएं देखे हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि गांव के लोगों को क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है। हम बहुत जाते थे बाहर, बहुत घूमते थे। सिनेमा करते हुए उस दौरान भी मैं बहुत एनजीओ के साथ काम करती थी। बहुत सुंदरवन, बोलो, बांकुरा, बीरभूम आना जाना मेरा चलता था। मैं वो शूटिंग में जाके वहाँ बच्चों को देखती थी जिनकी आंखें जरा ब्राइट है, उनको पुकारती थी, ऐसे आ जाओ, माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है, आ जाओ। शूटिंग में भीड़ होते ना, तो वहां मैं देखती थी किसका नजर आंखें ब्राइट है, बच्ची हो बच्चा हो जो भी हो, तो बुलाती थी, कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो, पढ़ना नहीं होता, आ जाओ, माँ को बुलाओ, कल हमारा शूटिंग है, माँ को बुला के लाना। माँ को बुलाए, क्यों नहीं पढ़ाते हो, पैसा नहीं है, कौन सा स्कूल है, कागज लाओ, कल से मैं स्कूल में डायरेक्ट पैसा भेजूंगी, मैं अपने आदमी से भेजूंगी, मेरे घर से आके किताब लेके जाना, पैसा नहीं, नाम लिख के किताब लिख दे दूंगी, वापसी अगले साल में आओगे, रिजल्ट लेकर आओगे, मैं मार्कशीट देखकर किताब खरीद के आपको घर पे पहुंचा दूंगी। बहुत खूबसूरत। तो ये मैं बचपन से करती आई हूँ। रूपा जी, यही सब मतलब मैं आपको वही लाना चाहती थी कि राजनीति शब्द जो है, मैं हमेशा इस तरह से ये सवाल बार बार कौंधता है मेरे जहन में कि
कि राज तो चले गए, राजा भी नहीं है, लोकतंत्र है, लोक नीति है, और लोक नेताओं से ही ये देश बना है। तो आज राजनेता हैं लेकिन लोक नेता नजर नहीं आते। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि अभी की जो राजनीति है, या लोक नीति में कहूं अगर हम बदलें कुछ शब्दों को, कि उस लोक नीति में जो पहले एक इंटेलेक्चुअल क्वोशंट ड्राइव किया करता था पूरी राजनीति को, क्या वो धीरे धीरे तब्दीली आपको नजर आती है कि वो कहीं मॉरल क्वोशंट अब उसको ड्राइव करने लगा है और इमोशनल क्वोशंट भी उसको शायद ड्राइव करने लगा है? और क्या वो रास्ता बन रहा है और उस रास्ते की कितनी जरूरत लगती है? बदल रहे हैं, बहुत सारे चीज बदल रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जनता को तय करना पड़ेगा कि मदन मित्र या और 4 लोग, पश्चिम बंगाल की रेफरेंस आ जाती मेरे मुंह पे, मैं क्या करूं? तो वो गुंडे हैं, उनके घर से लाखों रुपए मिलते हैं, उनका प्रोफेशन सिर्फ पॉलिटिक्स है, और चढ़ते हैं करोड़ों की गाड़ी में, तो जेल से लड़ते हैं, फिर भी आप उनको जिताते क्यों हो? तो कसूर किसका है? आप तय करो ना जनता, आप अपना फेट तय करो, अपना फेट आप तय करो। देश को तो दिख गया एक मोदी जी है, आपको लगेगा, मैं इसलिए बताती हूँ ना, पश्चिम बंगाल के लोगों को समझ में नहीं आता। उनके सबके पास बैंक अकाउंट है, लेकिन उनके घर में जो सहकारी है उनका बैंक अकाउंट है कि नहीं, उसकी सोचने की जरूरत ही किसको कब पड़ी थी? कभी नहीं पड़ी थी। मैं अकेली इंसान थी, मैं जाती थी अपने बैंक में, अपनी लड़कियों को पकड़ पकड़ के इसका अकाउंट खोल दो ना, नहीं मिनिमम बैलेंस तो इतना रखना पड़ेगा। मेरा थोड़ा विदेशी बैंक था, तो बोला नहीं 10,000 वॉज द मिनिमम देन। मेरी लड़की भी 10,000 दीदी, 10,000 मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देती थी। नहीं, इसका बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल है। मैं खुद लेके गई थी, नहीं खोल पाई। मैं आपको 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। अब तो जनधन, क्योंकि मैं बॉम्बे में काम करती थी कई साल, तो वहां पे मुझे पैसा भेजना पड़ता था, मेरी माँ के पास चेक दे के रखना पड़ता था। इससे बेहतर होता कि मैं सीधा भेज दूं उसके बैंक में, तो कर नहीं पाती थी। मेरे घर पे ऐसे मतलब मैं इसलिए बता रही हूं कि आम जनता को तय करना पड़ेगा, चाहे बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवी वर्ड पर मुझे थोड़ा सा ये मुझे लगता है हर इंसान को अपनी बुद्धि बेच के काम करना पड़ता है, तो बुद्धिजीवी अलग से इतना कैटेगराइज मत करिए। सभी को बुद्धि की जरूरत पड़ती है, ड्राइवर को भी बुद्धि की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो ठीक से नहीं चला सकते। सिर्फ क्लच एक्सीलरेटर से नहीं गाड़ी चलती, बुद्धि चाहिए होती, तो बुद्धि की जरूरत है। मैं कहूंगी कि जनता को सोचना चाहिए। इतने बड़े नेता आज हमको मिले हैं, वो जन नेता है, वो आज नेता नहीं है। वो इसलिए ऐसा एक इंसान है जिनको लोग कभी कभी गलती से देवता मान लेते हैं। मुझे नहीं लगता उनको देवता मानना चाहिए, मुझे लगता है उनको इंसान मानना चाहिए। काम करते देवता की तरह, लेकिन उनको इंसान ही मानना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐसे देवता देवता नहीं सजाना चाहिए, वो है ही इंसान, थोड़ा सा स्पेशल क्षमता वाला इंसान, जो कैसे करता है पता नहीं, करते हैं कैसे, सॉरी कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन वैसा अगर आज हमको मिल गया ना देश में, तो देश को बस और कभी मुड़ने को देखने को नहीं जरूरत पड़ेगी। लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको ये इतना भला होता जो हो रहे हैं वो आपको दिख रहा है, या आपका बच्चे का रेप होने तक वेट करोगे, तब जाके आपको लगेगा ये टीएमसी खराब है, अभी मेरा बच्चा बचा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये आपके इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जनता को। लेकिन मौका भी जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा परिस्थिति है जहां पे लोग चाहते हुए भी वोट देने के लिए निकल नहीं पाते हैं, और अगर हिम्मत करके निकल के आए तो घर वापस कैसे जाएंगे उसका चिंता लगे रहता है। शहर में तो थोड़ा सा कम, गांव में तो बहुत ही ज्यादा। इसके बारे पे शायद आप सबको गौर करना चाहिए। तो आखिरी सवाल आपसे चलते चलते कि क्योंकि गुजरात में बैठे हैं हम, तो गुजरात का मॉडल, गवर्नेंस का मॉडल, गुजरात की नीति का मॉडल और दूसरे स्टेट का मॉडल, आपको लगता है कि कुछ
बदलाव की तरह देखें तो यहाँ देखा जाए, इसकी ओर देखा जाए या किसकी ओर देखा जाए? मुझे लगता है हर एक स्टेट अलग अलग है। हर हालत में पश्चिम बंगाल को किसी स्टेट के साथ मिलाने की कोशिश ना किया जाए। पश्चिम बंगाल में अलग अलग किस्म के पार्टीशन झेले हैं। पश्चिम बंगाल अलग अलग तरीके से 40 साल से अलग अलग चीजें झेले हैं, जो मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल दिक्कतें झेले हैं हर राज्य कुछ ना कुछ हमेशा ही, भला बुरा। लेकिन पश्चिम बंगाल के सोच विचार, बिकॉज एकदम अंग्रेज के समय से दैट वाज द कैपिटल, सो कॉलोनियल हैंगओवर के बारे में अगर आप बात करें तो मैं एक बात करूंगी, पश्चिम बंगाल के लोग इसको हैंगओवर समझते नहीं है। पश्चिम बंगाल इज पीपल ऑफ पश्चिम बंगाल, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सो उनको अंग्रेजों के बनाए हुए हेरिटेज प्रॉपर्टीज अच्छा लगता है, लेकिन उनके द्वारा वहां जो सरकार चालित थे, चालना कर रहे थे, उन्होंने इसका देखरेख नहीं किया। देखरेख करना था तो करेंसी भवन को, बिल्डिंग को ठीक मोदी को ही करना था, तो किसी ने देखरेख नहीं किया। किसी ने देखिए, किताब जो भी पढ़े हम गलत पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में हम लोग किताबों में आसमान पढ़ रहे हैं, आकाश नहीं पढ़ रहे हैं, पता है। लेकिन मुश्किल क्या बात है, बंगाली सिंपल स्कूल में कौन जाता है आज की तारीख में? कौन जाता है? सरकारी स्कूल में कौन जाता है? और वहां तो भगिनी निवेदिता जैसे लोग रहे जिन्होंने कि आर्ट मूवमेंट को, यही तो सबसे बड़ा दुख है। विवेकानंद की भूमि है, यही तो सबसे बड़ा दुख है। रामकृष्ण की भूमि। मैं माँ काली की बेटी हूँ, मुझे माँ दक्षिणेश्वर माँ काली की मतलब मन्नत मांगी हुई बेटी हूँ। मुझे तो यही दुख होता है कि वहां क्या हो रहा है, कैसे इसका सुधार होगा, लेकिन लोग डरे हुए हैं बहुत। लोगों को बदलाव चाहिए और नई पीढ़ी से उम्मीद। बच्चे कहाँ रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में? वो तो ओल्ड एज होम का सिटी, राज्य। कहाँ बच्चे रह रहे हैं? गांव गांव से चले आते हैं। आप कहीं पे चले जाओ ना, आप गुजरात चले जाओ, आप काशी चले जाओ, मैं बहुत जाती हूँ, कहीं पे भी चले जाओ, एनी स्टेट, महाराष्ट्र चले जाओ, कोई भी, सब चले जाते पश्चिम बंगाल से। जिनको कुछ करने का मन है सब चले जाते पश्चिम बंगाल से। कहाँ रह रहे? रह कहाँ रहे? क्यों रहेंगे? रहने के लिए वहां रखा क्या गया है? जो चाहते भी हैं, अभी बहुत सारा लोग विदेश में काम करते हुए बहुत साल रहे, फिर से वापस आने का मन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वापस आए, हमारे पश्चिम बंगाल में वापस आए। और आपके जरिए में एक और बात, आखिरी बात कहना चाहूंगी, आप लोग प्लीज जब भी ये बंगाल के बारे में बात करेंगे ना, थोड़ा सा मुश्किल से पश्चिम शब्द को याद रखेंगे प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, पश्चिम, ये हमारा जो पूरा बंगाल था वो एक दुख भरी कहानी है हमारे लिए। तो हम जहां बचे हुए आज भारत के अंदर, भारतीय है, वो पश्चिम बंगाल है, इसीलिए। नहीं तो कहाँ हम रहते, कहाँ हम भारतीय बने रहते। तो देश का जो भी पश्चिमी इलाका है उसकी अपने अपने दुख हैं। मैं भी मैं राजस्थान से आती हूँ, और वहाँ का भी पश्चिम राजस्थान अगर देखें तो वो बहुत मुश्किल वाला इलाका है। बहुत पश्चिम बंगाल जो है उसकी अलग त्रासदी है। तो बहुत सारी बातें जो आपने कही, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक संवाद शायद रहा होगा। और अगर आप चलते चलते कुछ अपने और अनुभव, मैंने एक आपका वीडियो छोटा सा देखा, मैं उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल उमड़े थे, और बहुत दिन पहले की बात है ये। संयोग है कि मुझे आपसे बात करने का ये मौका मिला। और मैंने कुछ दिन पहले जब आपका वीडियो देखा संसद में, आप बहुत भरी हुई जब बोल रही थी, और आपने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं हिंदी सीखा मैंने यहाँ पर। आप रूल बुक, आपने कहा कि जब मैं जाऊंगी तो मैं रूल बुक सीखूंगी। तो एक सांसद, पूर्व सांसद होने के नाते कोई जिम्मा आपको लगता है कि एक
जनप्रतिनिधि को और मुखर तरीके से क्या बातें, किस तरह से प्रतिनिधित्व करना चाहिए संसद में? क्या आपको कुछ खला या कुछ आपको लगता है कि और बेहतरी हो सकती है? इस सवाल के साथ शायद हम समापन कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी में माँ काली ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कोई शिकवा गिला दुख दर्द नहीं है, सिर्फ एक ही दर्द है कि मेरा पश्चिम बंगाल इतना दुखी क्यों है। इसके सिवा और कोई दुख दर्द बचा नहीं है मेरे मन में। मैं सोचती हूं, ये मेरा मानना है कि सीखना एक ऐसा चीज है ना, आखिरी दम तक सीखते जा सकती हूं मैं। और हर एक को ही शायद बेशर्म की तरह कोई सीख सके, अपने लिमिटेशन को अच्छे से समझ पाए और लिमिटेशन को ही हमेशा ध्यान रखे, उसको छुपाने की कोशिश न करे। आप छुपाओगे ना तो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप सुधार नहीं पाओगे। तो लेट्स एक्सेप्ट। मुझे हिंदी नहीं आती, ठीक है, नहीं आती। मैं बंगाली हूं, मैं कहां से हिंदी बोलूंगी? टूटी फूटी हिंदी तो बोलते आ रही हूं इतने दिनों से। अभी अंग्रेजी भी टूटी फूटी बोलती भाषा का भी अभी कुछ बातचीत चली थी कि हिंदी भाषा को उस तरह से डिस्कोर्स में लाया जाए, मेन कोर्स में लाया जाए, हिंदी में कामकाज हो। संसद में काफी होने लगा है, कुछ मंत्रालयों में। देखिए, मुझे तो लगता है संस्कृत को बहुत अभी जोड़ देना चाहिए, बिकॉज आवर मेन सोर्स इज संस्कृत। हमारे लैंग्वेज का सोर्स है संस्कृत। संस्कृत हमको पढ़ने का मौका तो मिला नहीं, ज्यादा 2 ही क्लास में, क्या छोटा छोटा था बस, और हम लोग भी पढ़े नहीं। लेकिन मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहती हूँ। दोष तो दे सकते, लेकिन जिंदगी भर अपने को सुधारने के लिए मैं अपना क्या कर सकती हूँ, मैं उतना कह सकती हूँ। मैं बहुत अपने महाकाव्य द्रौपदी महाभारत फिर से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं गीता का अभ्यास कुछ बांग्ला में पढ़ती हूँ, उसके बाद कुछ हिंदी में पढ़ती हूँ, उसके संस्कृत में तो पढ़ ही नहीं पाती। तो मेरे घर में कुछ लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से संस्कृत आता है। नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, मेरे रिश्तेदार भाई है, तो उसको बहुत अच्छे से आता है। तो उसको मैं बोलती हूँ वॉइस मैसेज करके मुझे दे, तो मैं सुनती रहती हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ। तो देखिए, सुनना, पढ़ना, अच्छा भला बुरा सब कुछ समझने की कोशिश करना, अच्छा है अपने पास रखना, बुरा जो है उसको डिस्कार्ड करना, क्योंकि दोनों ही देखना, सुनना, समझना जरूरी है। तभी जाके समझ में आएगा कि क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। और मुझ में एक ही खामियां है, मुझ में ज्यादा देर तक किसी के ऊपर, ये ममता बनर्जी छोड़ के मुझे नहीं लगता मैंने जिंदगी में इतना गुस्सा किसी पर कर पाई। मैं कभी किसी पर गुस्सा नहीं कर पाती। थोड़ी देर तक गुस्सा चलता है, उसके बाद लगता है अभी गुस्सा करके क्या होगा, उसका परिस्थिति मुझे दिख जाता है। वो आपका रिएक्शन, मुझे दुखी भी करके कोई जाता है ना, बहुत बड़ा अपमान भी करके कोई गया है, तो मुझे लगता है यार अभी क्या करेंगे, इनका अपमान करने का नेचर है तो अभी करके चला जाएगा। इसको लेकर अगर मैं बैठी रहूंगी तो मेरा तो दिन बिगड़ जाएगा। मैं उसको लेकर सोचती रहूंगी, आई हैव सो मच थिंक, सो मेनी थिंग्स टू डू, सो व्हाई शैल आई बॉदर। कभी कभार अच्छा लगता है कि मोट, इसके बाद लगता है नहीं नहीं छोड़ दे भाई, जाओ। ये एक ममता बनर्जी, उनके ऊपर गुस्सा मेरा कम नहीं होता। बाकी मैंने जिंदगी में गुस्सा पालना सीखा नहीं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, किसी को सजा देना, किसी के ऊपर अपना वेंजेंस निकालना, ये तुम्हारा काम नहीं है। अपना लाइन हमेशा लंबा खींचता जाओ और बस अपना काम करो। बहुत अच्छा। ये जो कर्तव्य पथ पर चलते जाने की जो बड़ी लकीर है, कर्तव्य, बिल्कुल। मुझे प्रधानमंत्री जी की हर बातें बहुत अच्छी लगती है। कर्तव्य हम हमेशा यहाँ पे सब सीखे, क्या हमको ये चाहिए, वो चाहिए, पैदा हुए हैं, हमको ये क्यों नहीं मिलता, वो क्यों नहीं मिलता, और अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते भाई। एक कर्तव्य शब्द जो है, अधिकार
हमेशा याद आ जाता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या अब तो है? राजपथ भी कर्तव्य राजपथ भी कर्तव्य पथ। कर्तव्य बहुत पथ। सारे अच्छे अच्छे चीज हो रहे हैं, बहुत सारे। बहुत खुश है हम, बहुत खुश है हम। तो बहुत शुक्रिया दिल से बात करने के लिए, और हमेशा दिल से बात करती हैं और खुलकर बात करती हैं। और 5 जने का ये जो मंच है आज साबरमती संवाद में, ये 2 दिन की पूरी चर्चा में हम सब लोग शामिल हैं, और इसकी यही खूबसूरती है कि बिना किसी लाग लपेट बहुत खुल के अपने मन की बात, अपनी समझ की बात और कर्तव्य की जो बात है, ये सब मेरे ख्याल में जितने भी अभी तक वक्ता आए उन सब ने इस बात पे बहुत जोर दिया। और बल्कि एक चीज़ और, जो समन्वय की जो बात है, आपसी समन्वय की बात है, सहयोग की बात है, उसकी भी बात कल एक आध्यात्मिक गुरु भी भाई जी थे हमारे, जिनका हितेश जी ने से संवाद हुआ, तो उन्होंने बात की कि हम एग्जिस्ट ही तभी कर सकते हैं जब हम समन्वय में रहें, सहयोग में रहें, पार्टनरशिप है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है दक्षिणेश्वर माँ काली भी दुखी हैं। मैं बताऊं क्यों? अगर दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में इतना बड़ा बड़ा लोहे का गेट बना के रखना पड़ता है, अगर पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर माँ काली भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या दुखी नहीं होगी? वो जरूर दुखी है। क्यों इतने बड़े बड़े लोह कपाट उनके इर्द गिर्द बना के रखे गए हैं? मुझे तो विश्वास है कि माँ काली भी दुखी है। तो हम सबकी प्रार्थना है कि वो जो दुख है, जनता का दुख है, लोगों का दुख है, मन का दुख है, वो सब का रास्ता निकले दूर होने का। और आप यहाँ आई, उनसे बात की और इस मंच को समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अधिकार में आग्रह करके रूपा जी आपसे, वो अभी आपने क्रोध की बात कही कि क्रोध आपको नहीं आता, और ऐसा सीखा भी, अच्छा लगा। वो जब उस समय हम बचपन में देखते तो हस्तिनापुर की सभा में आपका वो अपमानजनित क्रोध और बाद में पांडवों पर क्रोध, तो बड़ा जेन्युइन लगता था हमको कि ऐसी है शायद। ठीक है, लेकिन इस सब के बीच थोड़ा सा भी आपने एक जो जिक्र किया कि लोहे के इतने बड़े बड़े जाल क्यों, कपाट क्यों, उनकी क्यों आवश्यकता है। कुछ सारे सवालों के बीच एक सवाल मेरे मन में है, इसलिए जरा शिप्रा जी से अनुमति लेकर के वो पूछना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल की स्थिति पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे राजनीति के साथ जिस तरह से बदली, एक जहां हम बैठे हैं, हम एक वो घटना याद है, वहां से वो शुरू हुआ था। वो सिंगूर का आंदोलन था, वो एक जमीन का आंदोलन था, लेकिन वहां जो फैक्ट्री लगनी थी वो वहां ना लग करके गुजरात के साणंद में आकर लगी, नैनो की, हम जानते हैं। बंगाल का वहां से जो, मुझे लगता है शायद, यदि आप सहमत हैं, पतन जैसा शुरू हुआ। आपको गुस्सा ममता बनर्जी पर तो आता ही है, आपने स्वीकार किया, और तब से ममता बनर्जी चला रही है। एक तो वो उद्योग के प्रति उनकी नीतियां, यानी लेफ्ट का जो पहले एक आग्रह हुआ करता था वही उन्होंने कैरी किया, बस उसका स्वरूप जरा बदल गया। एक दूसरा, उसके साथ जो उन्होंने दूसरा नैरेटिव कैरी किया, वो आज हमें बॉर्डर एरियाज में चलता पलता पूरा दिखाई देता है, जो डेमोग्राफिक चेंज के रूप में भी है, जो कई सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के रूप में भी है, जो लीगल इलीगल लैंड ग्रैब बहुत ज्यादा है, और खासतौर पे वहां एक जिहादी नैरेटिव चलता है, जिस कारण से बीएसएफ को अपना अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ा। उनको लगता है कि शायद कुछ चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है, उन्होंने बॉर्डर पर स्मगलिंग का भी जिक्र किया। वो पूरा माहौल आप किस तरह से देखती हैं, और आपको लगता है कहीं कि ये सरकार अगर किसी तरह से कंटिन्यू करती है, वो उसको कहीं रोकने देगी या ये उसको नर्चर कर रही है? वो थोड़ा सा उसके बारे में, बॉर्डर एरियाज के बारे में बताएंगे। देखिए, आपने सिंगूर का उल्लेख किया है। ये जमीन का आंदोलन के नाम से ममता ने खेल खेल दिया है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार फैक्ट्री बंद हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सीपीएम के समय से फैक्ट्री बंद होता चला आया है। 100 के ऊपर फैक्ट्री बंद हुए। फैक्ट्री ममता ने अकेला बंद नहीं किया, सीपीएम ने ही बंद करना चालू किया। वहां एक नाम है, वो है आंदोलन। एक वहां पे टैग लाइन है, लड़के लेंगे, सब लड़ेंगे। अरे भाई, लड़ के किससे लड़ रहे हो अभी भाई? अभी लड़ना किसके साथ है वही नहीं जानते वो लोग। तो वो एक लड़ाई का आंदोलन था। सीपीएम के जमाने में यही था, सब फैक्ट्री बंद, कामकाज बंद, वर्क कल्चर बंद, वही किया था वो लोगों ने भी। ममता ने उसको एकदम बहुत जरा मैनीफोल्ड्स बढ़ा दिया है।
उसी को कॉइन करके ममता ने उसी को उन्हीं को गुलटी खिला दिया और खा के अभी पार्टी में सरकार में बैठ गई। तो सिचुएशन बिगड़ते ही गया। अभी उसके ऊपर और एक चीज बहुत ज्यादा हो गया, वो है लैंड ग्रैब, माफिया, बाली, जमीन, कोयला, एवरीथिंग, टोलाबाजी, टोटल कोलैप्स। मैं आपको बताती हूं, एजुकेशन सिस्टम, डॉक्टर्स पीटते हैं सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा। नारी निर्यातन सबसे ज्यादा। आप अगर वो आंकड़ा ढूंढेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। 80% केस दर्ज नहीं होते, कुछ नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ बता सकती हूं आपको, कुछ नहीं होता वहां, दर्ज नहीं होता वहां पे। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेस्ट है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ होलिगनिज्म, बंदूक ता के डराना, मतलब एवरीथिंग, बॉम्ब फैक्ट्रीज, एवरीथिंग एकदम ब्रिंग कहां तक। अभी सिर्फ कोर्ट के मैं कह रही थी ना, के जरिए हम दे रहे। पश्चिम बंगाल में कौन सा चीज, आप मुझे एक, अच्छा मैं आप लोगों से एक मदद मांगती हूं, एक कहिए जरा कुछ, एक टेरर एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज का कोई एक शब्द बता दीजिए जो मैं अभी तक मेंशन नहीं किया, मैं भूल रही हूं। बताइए, जो मैं पश्चिम बंगाल के लिए कह सकती हूँ कि ओ अच्छा वो वहां पे नहीं होता। कुछ नहीं। और डिजेनरेशन इस तरह से हो रहा है, अब रक्त रंजित क्या हो रहा है, जो कैरेक्टर लोगों के, बिहेवियर लोगों के, बोलचाल के, तरीके के, सोच विचार के, ऐसा डाउनफॉल चल रहा है कि जनरेशन चला जाएगा इसको ठीक करने में। आप नौकरी वहां पे लगा सकते हो, आप 4 फैक्ट्री चलो, आपको 4 नेता को पूरा भर भर के पैसा खिलाना पड़ेगा। जैसे नेताओं से जेब से 50 सब क्या क्या करोड़ ना, 1000 करोड़ क्या सब मिलता रहता है, सोने का बाट बाथरूम से मिलता है, हाँ सब ना। तो वो सब तो हर दिन देख रहे हैं लोग, आदि हो गए सबका, सब आदत हो गए। अभी आप मुझे बताओ, ये आप चलो एक फैक्ट्री जिद के आगे, जिद पे आ गए, अब चलो खोलना ही है, 4 नेता को 100-100 देना पड़ेगा, दे देते हैं, उसके ज्यादा भी हमारे पास पैसा है, खोल के दिखाएंगे। काम करने आएगा कौन? काम करने की आदत चली गई। वो एक राज्य है जहां सबसे ज्यादा छुट्टियां मनाई जाती है। अगर एक समझो किसी ने बंद किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बंद बोला, तो ममता बनर्जी क्या करती है? कहती है अच्छा बंद में सब लोग जो काम करेंगे उसके लिए दूसरा दिन छुट्टी है। बोलो आप क्या बोलोगे आप? तो हर एक चीज जहां पश्चिम बंगाल में बिगड़ता ही जा रहा है। इसीलिए मैं उस दिन रो पड़ी थी पार्लियामेंट में कि मुझे प्रेसिडेंट रूल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं पश्चिम बंगाल में, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जनता तो चल ही नहीं सकते डर के बारे बाहर, कहां वोट देने जाएंगे? अब जाके देखो ना सर्वे करके, सब डरे रहते, घर के अंदर घुस के रहते। और लैंड ग्रैबिंग बोलो, माफिया राज बोलो, मारा मारी बोलो, सच्ची में ये जनरेशंस जो हम बिगाड़ दिए हैं, बच्चों को जो हम बिगाड़ दिए हैं, कल्चर को जो हम बिगाड़ दिए हैं, ऊपर से सब बड़ा ग्लॉसी लगता है, अंदर ही अंदर खोखले कर दिए गए हैं पश्चिम बंगाल को। इससे रिकवरी का रास्ता कहां? बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन है। रूपा जी, मुझे लगता है कि वार्ता को इस नोट पे एंड करना थोड़ा असहज भी है, मगर ये विश्वास मुझे लगता है जरूर मैं आपको दिलाता हूँ, हमारी टीम यहाँ सामने है, कि जो कुछ आपने कहा यहाँ से आपसे सुन करके हम घर जाके भूल जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जरूर इस पे कुछ ना कुछ काम करेंगे और आपका साथ रहेगा, सहयोग रहेगा।